गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ आवाज आ रही है क्या? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? दीपल, पायल, मीणा, आवाज आ रही है ना? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? आवाज? यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, अपने उसको चालू कर लो, वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग, ठीक है? अच्छा, आपको व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है ना? व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? बोर्ड पूरा नजर आ रहा है ना? पूरा क्लियर आ रहा है नजर? यस सर। ठीक है, ओके। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपने वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग ना, वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ओके बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। हाँ, अब देखो, जो कल की क्लास में हम लोगों ने, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हम लोगों ने सेल के, अब लोगों ने कह सकते हैं कि कोशिका में पदार्थों का जो परिवहन होता है बच्चों, कोशिका में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है वो कल हमने पढ़ा। कल बताया था मैंने आपको। और वो दो प्रकार से, सक्रिय और निष्क्रिय। समझ गए होंगे आप लोग कि सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय। निष्क्रिय करते हैं पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली में से परिवहन को तुम बोलते हैं निष्क्रिय। और अगर कोई पदार्थ या आयन कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जो कल मैं समझाया था बच्चों आपको, एक एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। देखो एक और मैं आपको समझा दूंगा। अब जो बच्चों, ये कोई पहाड़ है बच्चों, ये कोई ऐसे मान लो ये पहाड़ है, ओके? और आप लोगों को इस पत्थर को, देखो इस पत्थर को दिख रहा होगा आपको, इस पत्थर को अगर एक तो आपको ये बोला जाए कि इस पत्थर को देखो, एक तो ये पत्थर है, अब इस पत्थर को आपको नीचे लेकर आना है और एक इस पत्थर को ऊपर लेकर जाना है। समझ आ गया ना बच्चों? तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थर जो वस्तु है, इसी जब नीचे लेकर आएंगे तो उसको नीचे लेकर आने में आपको ज्यादा यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पत्थर जो है ये आपका, ये पदार्थ, ये पहाड़ के ढलान की वजह से कैसे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कौन सा कार्य हो गया? निष्क्रिय। और इसमें अगर मैं आपको इस पत्थर को आपको पहाड़ पर चढ़ाना बच्चों, तो इसको लेकर जाने के लिए आपको क्या खर्च करनी पड़ेगी? ऊर्जा। आप समझ पा रहे होंगे? समझ आ गया ना कि अगर किसी पत्थर को अगर हम लोग पहाड़ के ऊंचाई तो वो ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जिसे बोलेंगे निष्क्रिय। ओके। और सक्रिय परिवहन क्या होगा? कम सांद्रता से अधिक की ओर, और कम से अधिक को जाने के लिए बच्चों क्या खर्च करनी पड़ती है? ऊर्जा का उपयोग होता है। ओके, एक बात ध्यान दो। और सक्रिय परिवहन में मैंने आपको बता दी था कि ऊर्जा एटीपी के रूप में काम होती है, और वहां एक एंजाइम होता है एटीपेज। कौन सा एंजाइम बच्चों? एटीपेज। ध्यान दोगे कि सक्रिय परिवहन कल जो हमने पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों कल पढ़ा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी आवश्यकता पड़ती है? एटीपी। और एटीपी का उपयोग के लिए वहां एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एटीपेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? एटीपेज एंजाइम है। ओके, इस एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के द्वारा क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा का उपयोग होता है। ओके, और पदार्थों का निम्न सांद्रता, और कल बता दी था सक्रिय परिवहन में किसका परिवहन होता बच्चों? आयनों का। किसका? आयनों का। और उसको लेकर कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? वाहक प्रोटीन। कल बताया था मैंने, वाहक या कैरियर प्रोटीन होते हैं जो आयनों को कोशिका के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेकर जाते हैं। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? वाहक प्रोटीन, या फिर बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। अब बच्चों लिखो, एक पर्सन लिखो, मेरे ख्याल से एक छोटा पर्सन लिखो आप। देखो, अच्छा एक बात ध्यान दो बच्चों सभी, टिंकू, दिव्या, कैसे सभी ध्यान दो, सब सुन रहे मेरी बात? आप सभी बच्चे रोजाना के 10 से 15 क्वेश्चन बनाओ। अब आप नोट्स मेरे पास आने लगे हैं, नोट्स आप भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग रेगुलर आप 10 से 15 क्वेश्चन बनाओ बच्चों, वन वर्ड के। कैसे? वन वर्ड, एक एक शब्दों के। अब आप बोलो सर कैसे? जैसे ये आ सकता है, एक पर आ सकता है कि जैसे निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले परिवहन को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, इस प्रकार वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन बना लोगे आप लोग। जैसे कोशिका का खोजकर्ता,
केंद्र का खोजकर्ता कौन है, ठीक है, बताया था। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या क्या होते हैं। हम बहुत धीरे चल रहे हैं, जो कोर्स हमारा बहुत धीरे चल रहा है, थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा एक बात और बच्चों, आपके मैसेज आ गया होगा कि आपके ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए जा रहे हैं, मालूम चल गया ना आपको, आपके ऑनलाइन एग्जाम, और वो एग्जाम आप लोग बड़े ही मेहनत से दोगे। इसके लिए आप सेपरेट कॉपी बना लो, सेपरेट बच्चों एक ऐसी नोटबुक बनाओ, या तो सबकी एक बना लो, या फिर एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बेटर तरीका कि आपकी बायोलॉजी की जो नोटबुक है ना बच्चों, मेरे नोट जो बना रहे हो आप, उसी के पीछे आप लोग, उसके पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से आप पेपर देना शुरू करो। इसे दोहरा फायदा होगा, एक तो आपकी नोट्स की कॉपी भी मैं चेक कर दूंगा और आपका एग्जाम भी चेक हो जाएगा। तो ज्यादा बढ़िया है कि आप बायोलॉजी के एग्जाम बायोलॉजी की कॉपी कर सकते हैं, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, फिजिक्स, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, यू, आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू हैव ए सेपरेट नोटबुक, यू हैव ए सेपरेट नोटबुक फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इससे क्या हो, एक नोटबुक में आप सभी पेपर दे लोगे, हिंदी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो जब आपको स्कूल में जमा करवाया जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पर, क्योंकि वो आपके चेक होंगे और वही नंबर आपके चेक होकर आपके 11th क्लास का क्या बन सकता है, रिजल्ट बन सकता है। क्योंकि कोरोना का अगले सेशन में क्या रहने वाला इसका अभी तक कोई पता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम ढंग से देना और तैयारी करना। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस मैं बता रहा हूं आपको, वैसे तो अभी आपका मैसेज आ जाएगा। सिलेबस ये बायोलॉजी का जो सेल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर जब तक मैं, जहां तक मैं पढ़ा दूंगा वो सिलेबस आपका, ठीक है, जहां तक मैं आपको पढ़ा दूंगा आज और कल तक। चलो टाइम खराब ना कर दो, आगे बढ़ते हम लोग। ओके बच्चों, अब देखो ये तो आप लोग कर लोगे, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो एक बात ध्यान दो, अब बच्चों एक प्रोसेस और है कि कोशिका के द्वारा, जो कोशिका होती है, और ऐसे एक कोशिक जीव होते हैं बच्चों, जैसे अमीबा की बात हम करें, पैरामीशियम की बात करें, जीआरडी की बात हम करें, माइक्रो, ये एक कोशिक ऐसे जीव है, क्योंकि प्रकृति में एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक कोशिकीय जीव हमारी तरह भोजन के या भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं बच्चों, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो हम लोग तो भोजन को अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, हाथ के द्वारा करते हैं, गाय भेड़ किसके द्वारा करते हैं, मुंह से करते हैं, कोई जीभ से करता है, कोई करता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थ का क्या होता है बच्चों, द्रव और ठोस पदार्थों को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया होती है, जिसे बोलते हैं बच्चों कोशिका पारण, कोशिका पायन भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये ध्यान दो। कोशिका पायन, या फिर सॉरी, या फिर उसको बोलते बच्चों एंडो साइटोसिस। बच्चों इसका अर्थ समझो, दो आप इसका समझो, देखो बच्चों ये कोई कोशिका है, ओके बच्चों, ये कोशिका के अंदर कौन है, जीव द्रव्य है, और ये इस कोशिका का क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसके सेल ऑर्गन है। और ये कौन बच्चों, ये कौन बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं कि कोशिका में के द्वारा ठोस या द्रव, एक बात इसको दिमाग में रखो, क्या एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो मैं दूंगा हाँ। क्या एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में समानता होती है क्या, हाँ, क्योंकि हमारे में जो उपापचय क्रिया होती है वो भी उनमें होती है। क्या हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, हाँ। क्या भोजन को पचाते हैं, हाँ। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, यस। तो ये सारा कार्य हमारे शरीर को कौन करता है, अंग करते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों में भी भोज्य पदार्थों का या खाद्य पदार्थों अंतर्ग्रहण कैसे होता है, वो किसके द्वारा करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ध्यान दो, जो सेल मेम्ब्रेन का वर्क कल बता दिया कि कोशिका झिल्ली के द्वारा ही कोशिका में पदार्थों के अंदर और बाहर जाने का नियंत्रण होता है। और ये दो प्रकार से होता है पदार्थों का कोशिका में परिवहन, दो प्रकार से होता है बच्चों, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। अब इसी को आगे पढ़ो, ये अगर कोई कोशिका है, अगर इस कोशिका द्वारा किसी ठोस या द्रव तरल, ओके, जो इसका क्या है बच्चों, भोजन, क्योंकि ये कोशिका है ना, ओके, तो किसी कोशिका द्वारा ठोस या तरल, जैसे आप पानी पीते हैं और ठोस पदार्थ क्या करते हैं बच्चों, आप खाते हैं, तो पानी को क्या करते हैं बच्चों, तरल को आप क्या करते हैं, पीते हैं, और ठोस चीज को क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, जो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, खाते थोड़ी है, खाते किसको है, रोटी है, पिज्जा है, बर्गर है, खीर दली, वो हम खाते हैं क्योंकि वो ठोस है। तो वैसे ही कोशिका द्वारा किसी
ठोस, बच्चों ध्यान दो ना, कोशिका द्वारा किसी ठोस या तरल पदार्थ, ये कौन बच्चों, ये मैंने यहां पर क्या लिखा, तरल, और ये कौन है, ठोस, और ठोस जानते हो बच्चों, सॉलिड, और ये कौन है, लिक्विड। ओके, तो किसी ठोस या तरल पदार्थ को जब कोशिका अंतःग्रहण करती है, क्या करती है बच्चों, ग्रहण करती है किसी को, और किसके द्वारा ग्रहण करेगी, सेल मेम्ब्रेन। देखो आप लोग भोज्य पदार्थों को किसकी सहायता से ग्रहण करते हो, हाथ, करते हो ना, कि आप खाने की चीज, यानी आपका खाना जो पेट में होता है उसको आप हाथ से उठाकर तो मुंह में लेके जाते हो ना, ये थोड़ी अपना मुंह थोड़ी लेके जाओ थाली में, आप खाना खाने के लिए आप खाना खाने के लिए मुंह को थोड़ी लेके जाओगे, हाथ से लेके जाओगे ना। तो वैसे एक कोशिका द्वारा, एक कोशिका या कोशिकीय जीवों द्वारा, ये तो जानते हो कोशिका सजीव है, और सजीव कोशिका को किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन, और कोशिका भोजन को किस में ग्रहण करेगी, ठोस या तरल। तो किसी कोशिका द्वारा ठोस या तरल पदार्थ को कोशिका झिल्ली द्वारा अंतःग्रहण, अंत मतलब अंदर, इंजेक्शन, अंतःग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, एंडो, राइट। और ये क्रिया आप देख पा रहे हैं, तो आप परिभाषा लिख चुके होंगे, कोशिका द्वारा ठोस या तरल पदार्थ को अंतःग्रहण, कौन सी क्रिया बच्चों, अंतःग्रहण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका पायन या एंडोसाइटोसिस। और आप लोग मुझे अपेक्षा समझ रहे होंगे। अब एंडोसाइटोसिस क्रिया बच्चों, एंडोसाइटोसिस जो क्रिया है ये दो प्रकार की है। कैसे, नंबर 1 या तो होगी पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, और दूसरी कौन सी बच्चों, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ा हुआ, इसका नाम आपने पढ़ा हुआ है। अब जो पिनोसाइटोसिस का अर्थ कहते हैं, पीनो का अर्थ जब कोई कोशिका तरल पदार्थ को क्या करे बच्चों, ग्रहण करे, और अगर कोई कोशिका किसको ग्रहण करे, ठोस पदार्थ को ग्रहण करे। ओके, अब कोई कोशिका ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण किसके द्वारा करेगी, सेल मेम्ब्रेन, किस द्वारा, सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन ही कोशिका का, से मान लो मुंह है, हाथ है, पैर है, जो भी आप माना जाओ मान लो, क्योंकि एक कोशिका के बाद सभी काम करने के लिए सारे काम कौन करेगी, उसकी कोशिका करेगी। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है जो पिनोसाइटोसिस, अब जो पिनोसाइटोसिस क्या होता है इसको समझो। पिनोसाइटोसिस कैसे हो बच्चों, देखो ये कोशिका है, ये ध्यान दो, और ये कोशिका की ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, बच्चों दिख रहा होगा। और ये कोशिका के बाहर ये कौन से पदार्थ है, तरल पदार्थ है, कौन से पदार्थ है, तरल। इन तरल पदार्थ को ग्रहण करने के लिए क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी बच्चों, सेल मेम्ब्रेन वो अंदर की ओर वलित होगी, किसकी तरफ, अंदर की ओर फोल्ड बना लेगी। कैसे, देखो एक बार देखो, अगले ये कौन पदार्थ है, ठोस पदार्थ, यानी ये कौन से पदार्थ है बच्चों, तरल पदार्थ है। अब क्या होगा, अगले प्रोसेस में क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऐसे अंदर देखो एक बार, यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंस गई, और ये तरल पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के इस प्रकार की पुटिका जो आज से बन जाता है, ये अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद क्या होगा बच्चों, अगले प्रोसेस क्या होगा कि ये जो पुटिका, यानी इस प्रकार की पुटिका जो होगी, ये सेल मेम्ब्रेन टूट जाएंगे, और टूटकर ये जो संरचना देख पा रहे हैं जिसके अंदर कौन से पदार्थ आ गए, तरल, इन तरल पदार्थों को ग्रहण करने के लिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर क्या होगे बच्चों, अंतःवलित। ये ध्यान दोगे, अंतःवलित होकर इसने विशेष प्रकार के क्या बना लिए, आशय या पुटिका बना ली। अभी पुटिका क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और सेल आते देखो इस प्रकार, और ये पुटिका अंदर आ गई, ये देखो। और इन पुटिकाओं के अंदर वापस ये सेल मेम्ब्रेन जहां से टूटती है वापस क्या हो जाएगी, बन जाएगी। नहीं समझ आया आपके, दिव्या समझ आ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन तरल पदार्थ, देखो आप ध्यान दो, कोशिका में प्रोटीन जैसे पदार्थों को ग्रहण नहीं किया जा सकता, ध्यान देना। इसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है तरल पदार्थों में, वो तरल पदार्थ कोशिका झिल्ली के कहां पर आके इकट्ठे हो गए बच्चों, देखो ये कहां पर आके इकट्ठे हो गए, बाहर, ये कोशिका की कौन सा भाग बाहर, और ये कौन है अंदर, इन्हें समझ आ रहा है। इसके लिए क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, अंदर की ओर फोल्ड बनाएगी, क्या बनाएगी, अंदर की ओर फोल्ड बना रही है ना, अंदर की ओर फोल्ड, और ये फोल्ड किसने बनाए, सेल मेम्ब्रेन। इन फोल्ड में, फोल्ड का अर्थ बचा अंदर की ओर
अंदर की ओर धंसना, अंदर की ओर धंसना, कहां की ओर धंसना, अंदर की ओर। इन फोर्स में तरल पदार्थ आ जाते हैं और ये छोटी छोटी सरजन जो होती है यहां से टूट जाती है और टूट कर कहां पर आ गई, कोशिका के अंदर। अब देखो ये, अब बताओ ये यानी ये तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ कोशिका में अंदर आए या नहीं आए, और इस क्रिया को हमने क्या बोल दिया, पिनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, पिनोसाइटोसिस। और इन पदार्थों का कोशिका में आने के बाद में, अब कोशिका में जो कोशिकांग है, कौन सा कोशिकांग जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, लाइसोसोम। कौन सा बच्चों, लाइसोसोम कोशिकांग क्या करेगा, इन तरल पदार्थों का क्या कर देगा, पाचन करेगा। क्या करेगा, पाचन करेगा। क्योंकि कोशिका में पदार्थों का पाचन करने वाले कोशिकांग का नाम क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्यों, क्योंकि लाइसोसोम एक गोल कणी संरचना जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए तरल और ठोस पदार्थों का क्या करेगा, पाचन करेगा। और पाचन करने से उनमें से जो आवश्यक पदार्थ है, अवशोषित पदार्थ, उनको तो कोशिका रख लेगी और अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका वापस क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सो। देखो एकदम एंडो का अर्थ को, एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों, अंदर लेना। एंडोसाइटोसिस, कोशिका द्वारा किसी पदार्थ को अंदर लेना, क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। और कोशिका द्वारा, जैसे बच्चों हम लोग क्या हमारे बॉडी से मल का, मलमूत्र का और पसीने का उत्सर्जन होता है क्या, हाँ। और उत्सर्जन की क्रिया को आप क्या बोलते हो, एक्सक्रेशन। क्या बोलते हो, एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, या फिर बोलते हैं मल त्याग। ओके, तो वैसे ही कोशिका भी क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगी ना। और उस क्रिया को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सो या एक्टोसाइटोसिस। ठीक है, समझ आ गया। अपशिष्ट पदार्थों का कोशिका द्वारा, और ये काम कौन कर रहा है, कोशिका की सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही पदार्थों को लेने में मदद करती है और छोड़ने में। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, पिनोसाइटोसिस यानी आपकी मुझे अपेक्षा है कि पिनोसाइटोसिस, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होगी कि किसी कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अंतः ग्रहण करना या निगलना या ग्रहण करने की क्रिया को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, पिनो यानी कोशिका तरल पदार्थ क्या कर रही है, पी रही है। किसके साथ था, सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने बता दिया। अब आ जाओ फैगो। अब फैगोसाइटोसिस क्या होगा बच्चों, दो फैगोसाइटोसिस भी ऐसे ही होगा, फैगोसाइटोसिस भी ऐसा ही होगा। अगर आप देखेंगे, ध्यान दो, ये आपकी कोई कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर के कोशिकांग का जो भी आप जानते हो, लाइसोम है, केंद्रक ये, और ये कोशिका की झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन। और ये यहां पर कौन से पदार्थ है बच्चों, ये कौन से पदार्थ है, ठोस। ध्यान देना, ठोस पदार्थ है। इन ठोस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए भी ये जो सेल मेम्ब्रेन आप जो देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर क्या बना लेगी, विशेष प्रकार के आशय बना लेगी। आप समझ पा रहे हैं क्या। और इन आशयों में ठोस पदार्थ नहीं, ठोस पदार्थ ये इनमें अंदर आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे। नहीं समझ आ रहा आपके, तरल में भी ऐसा होता और ठोस में भी ऐसा ही। और ये कर कौन रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर क्या बना रही है, अंदर की ओर बच्चों क्या बना रही है, फोल्ड। और अंदर बना रही है कि बाहर बना रही है, अंदर। इन्हीं फोल्ड्स में क्या आ गए, ठोस पदार्थ आ गए। ये क्या आ गए बच्चों, ये कौन से पदार्थ आ गए, ठोस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आशय नहीं, ये आशय यहां से क्या हो जाए, टूट जाएंगे। अभी टूट जाएंगे ना, और सेल मेम्ब्रेन वापस अपनी जगह आ जाएगी। और ये पदार्थ कहां पर आ गए, अंदर आ गए। ये लोग अंदर आ गए ना। अब इन पदार्थों का ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ अंदर किससे जुड़ जाएंगे, लाइसोसोम से जुड़ जाएंगे। किससे जुड़ जाएंगे बच्चों, लाइसोसोम से जुड़ जाएंगे। और ये कौन है आपके, ये कोशिका के लिए कौन है, ठोस पदार्थ है। और ये कोशिका के अंदर है। अब इनका क्या होगा, पाचन होगा। और पाचन के बाद में ये क्या निकल जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका रखेगी या निकालेगी बच्चों, हम लोग प्रतिदिन निकालेगी ना। अब उन अपशिष्ट पदार्थों को देखो, अभी पदार्थ क्या बन गए, अपशिष्ट हो गए। जैसे बच्चों हम भोजन खाते हैं या खाद्य पदार्थ खाते पीते हैं, पीने के बाद में उन पदार्थों का हमारी आहार नाल क्या करती है, पाचन करती है।
और पाचन के बाद में उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों से क्या बन जाता है, मल। उस मल को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, हाँ, जिसे बोलते हैं, यानी जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं बच्चों एक्सजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सजेशन, एक्सजेशन बोलते हैं। समझ आ रहा होगा आपके। तो वैसे ही कोशिका भी यहाँ कर रही है। तो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालेगी, उस क्रिया को आप लोग क्या बोलोगे, कोशिका यहाँ पर पदार्थों का क्या करेगी बच्चों, उस तरह देखो। यहाँ तो कोशिका पदार्थों क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। नहीं आ रहा क्या, अंतःग्रहण कर रही है। अंतःग्रहण करने की क्रिया में किसको ग्रहण कर रही है, ठोस को। इसलिए आपने इसको, इस क्रिया को आपने क्या नाम दिया, फैगोसाइटोसिस। ओके। और फैगोसाइटोसिस एक्चुअली किसका प्रकार है, एंडोसाइटोसिस का। एंडो का क्या होता है बच्चों, अंदर। और यह कोशिका बाहर निकाल रही है अपशिष्ट पदार्थों को, ये देखो निकाल दी ना इसने। तो उस तरह की क्रिया को कोशिका किस द्वारा, सेल मेम्ब्रेन द्वारा कर रही है। यानी ये काम भी किसने किया, सेल मेम्ब्रेन ने, क्योंकि इनको लेने का भी किसने किया, सेल मेम्ब्रेन ने। और बाहर निकालने का भी कौन कर रही है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालेगी तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, एक्टो, या तो क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टोसाइटोसिस, एक्टो बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एक्सोसाइटोसिस। ओके बच्चों। एक्टो का मतलब यहां पर क्या होता है, बाहर, और एंडो का अर्थ क्या होता है, अंदर। ठीक है। एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पिनो और फैगो। पिनो मतलब कोशिका झिल्ली द्वारा तरल पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, राइट। और कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। और फैगो और पिनो दोनों ही क्रियाएं कोशिका के द्वारा करती है सेल मेम्ब्रेन। चलो बच्चों समझ आ गया आपके। कोशिका के द्वारा ठोस पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भक्षण कहते हैं। जो समझ में आ गया होगा आपके। चलो बना लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो आपने कर लिया। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, कोशिका के काम हो गए, अब कोशिका झिल्ली के काम हो गए। अब जल्दी कोशिका झिल्ली जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बच्चों रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है जब कोई संरचना एक नए संरचना में बदलती है। जैसे ये जो आप डस्टर देख रहे हैं बच्चों, ये किसका रूपांतरण है, लकड़ी का। ये किसका रूपांतरण है, प्लास्टिक का। वेरी गुड। तो रूपांतरण आप जानते हैं ना, जब किसी पदार्थ के गुणों में चेंज करके एक नया पदार्थ या संबंधित, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड। तो वैसे सेल मेम्ब्रेन भी कभी कभार कुछ कोशिकाओं में विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। ये ध्यान दोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ जंतु कोशिकाएं बच्चों, कुछ जंतु कोशिकाएं की कोशिका झिल्ली विशेष प्रकार की संरचनाओं में बदल जाती है। ठीक है। और वो विशेष प्रकार संरचनाएं किससे बनती है, कोशिका झिल्ली से बनती है। इसीलिए उन संरचनाओं को हम कोशिका झिल्ली के क्या कहते हैं, रूपांतरण। तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन की क्या बड़ा रूप है, रूपांतरण। कोशिका झिल्ली के रूप। तो सबसे पहला कौन बच्चों, बता देता मैंने आपको एक बार, सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविली। बच्चों दूसरा होता है डेस्मोसोम, और तीसरा होता है इंटरडी। इंटरडीजक्शन। ठीक है, इंटरडीजक्शन। ये 3 ऐसी संरचनाएं हैं जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पाई जाती है। अब वो कैसे होती है, जल्दी जल्दी देखो सूक्ष्मांकुर कैसे होते बच्चों, देखो ये आप लोगों को माना जा रहा है कि ये कोई सेल है। ये ध्यान दो कैसे, ये कोई कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली में देखो ये बच्चों दिख रहा है कि कुछ कोशिकाओं में, और ये मैंने बता दिया था आपकी आंत कोशिका में, याद करो आंत में, मानव की या मवेशियों की, समझ आइए, स्तनधारी प्राणियों की जो आंत होती है जिसे बोलते हैं बच्चों इंटेस्टाइन। आंत कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में विशेष प्रकार की अंगुलियों के समान संरचनाएं बन जाती है। अंगुली जितनी नहीं,
अंगुलियों की तरह, जैसे बच्चों हमारी अंगुलियां देखो, उसी प्रकार किसी कोशिका की झिल्ली क्या बच्चों बाहर की ओर क्या करके बाहर की ओर फोल्ड बनाकर ये विषय प्रकार जो संरचना बना रही है, जो दिख रही है ये विषय प्रकार की, जो बच्चों ये अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर दिख रहा है कि इन्हीं विषय प्रकार की संरचनाओं को आप क्या बोलते हो माइक्रोविली। और ये माइक्रोविली एक्चुअली में कहां मिलती है आपको आंत्र कोशिकाओं में। तो माइक्रोविली क्या बोलेंगे कुछ जंतु कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन अंदर और बाहर वलित होकर फोल्ड होकर या मुड़कर क्या होकर बच्चों मुड़कर, देखो इसको एक वहां पर देखो आप नहीं दिख पा रहे तो जो जनरली सेल में वैसी होती है, देखो यहां तो सेल में बिल्कुल सीधी है दिख रहा है ना, लेकिन अगर किसी कोशिका में सेल मेम्ब्रेन बच्चों देखो मुड़ जाए, देखो ऐसे समझ आए ना। तो ये जो मुड़ी संरचना जो दिख रही है इसकी तुलना में किसी की फिंगर से अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या कहेंगे बच्चों सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली। और ऐसा होने से क्या होता है इस कोशिका की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसा होने से कोशिका झिल्ली का या कोशिका की सतह का क्षेत्र बढ़ा कि घटेगा, बताओ बढ़ेगा कि घटेगा। बढ़ेगा, घटेगा कैसे आप देखो, अरे भाई एक तो कोशिका ऐसी होती तो कोशिका की सतह से देखो बिल्कुल छोटा, यहाँ देखो ये बढ़ा नहीं क्या। अरे ऐसा होने से कोशिका का क्षेत्र बढ़ा कि घटा, बढ़ेगा ना, नहीं समझ आ रहा आपके। अरे सेल मेम्ब्रेन अगर बच्चों बाहर की ओर अगर मान लो मुड़ जाएगी तो कोशिका का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और ऐसा होने से क्या फायदा होगा आंत में सरल भोज्य पदार्थों का ज्यादा क्या होगा अवशोषण। आप मुझे बताओ बच्चों आपके घर में ध्यान दो, एक तो आपके घर में एक तो पतला रुमाल है, ध्यान सुनो एक बार, एक तो पतला रुमाल है और एक मोटा टॉवल है, होता है ना मुझे मोटा टॉवल रवे निकले होते उसमें। भाई आपके घर में बच्चों जो एक देखा होगा आपके पास एक मोटा टॉवल है या मोटी रुमाल है, मोटी देखा ना मोटा, और एक आपके प्लेन रुमाल है, इन दोनों में से पानी को ज्यादा कौन सोखेगा। मोटा टॉवल। क्यों? क्योंकि मोटे टॉवल का क्षेत्रफल क्या है ज्यादा है और मोटे टॉवल की सतह पर छोटे छोटे क्या नहीं तो धागे निकले हो ना, तो धागे क्या है वो सूक्ष्मांकुर मान लो उसको, तो ऐसे में पानी का क्या करेंगे ज्यादा करेंगे। तो आपकी कोशिका भोजन मौसम ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए वापस सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है हाँ। अब अगला देखो, अब देखो डेस्मोसोम क्या है, डेस्मोसोम क्या देखो बच्चों कुछ कोशिकाएं यानी कुछ कोशिकाओं के बीच में अब देखो ये दो कोशिकाएं हैं, इन दो कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर यानी कुछ जंतु कोशिकाओं में सुन रहे हो क्या, कुछ जंतु कोशिकाओं के मिलने की जगह दोनों कोशिकाओं की झिल्ली में विशेष प्रकार की धागे नुमा संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों धागे नुमा। देखो एक बार ये दिख रहा होगा, ये धागे नुमा संरचना और कोई बल्कि कौन है डेस्मोसोम। मुझे लगता है तुम्हारा समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या। दो समीपस्थ कोशिकाओं के जुड़ने या मिलने के स्थान पर धागे नुमा संरचनाएं बनती है और वो संरचनाएं कौन बनाती है कोशिका झिल्ली, राइट। इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे डेस्मोसोम, जो दो कोशिकाओं को क्या करेगा बच्चों जोड़ेगा। क्लियर है जोड़ेगा डेस्मोसोम, ठीक है यस सर। अब आ जाओ इंटरडिक्शन। अब बच्चों देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में रेलवे जंक्शन, सुना बच्चों जंक्शन सब सुना होगा जंक्शन। यस सर। तो जंक्शन किसे बोलते हैं जहां पर रेलगाड़ियां आती है और जाती है, राइट। yes, रेलवे जंक्शन जयपुर है ना हमारा, तो जंक्शन का अर्थ क्या होता है दो संरचनाओं को या दो स्थानों को या दो पटरियों को जोड़ने वाला। तो ये कौन इंटरडिक्शन क्या है, ये भी इसी प्रकार है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें सिंपली ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में
ये विषय प्रकार की संज्ञा बन जाती होगी। दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है क्या? ये क्या करता है बच्चों, इन दोनों कोशिकाओं को क्या करता है? अरे इस स्थान पर दोनों कोशिकाएं क्या हो रही, जुड़ रही है। में तो क्या होता है, डेस्मोसोम में तो क्या होता है, दोनों कोशिकाओं के जुड़ने होता है। और इंटरडिक्शन क्या बता रहे हैं कि दो कोशिकाएं जहां आपस में जुड़ती है, कनेक्ट होती है, राइट, उस जगह को क्या बोलेंगे बच्चों? या तो बोलेंगे जॉइंट, या फिर बोलेंगे नोड, या फिर बोलेंगे संधि, या फिर बोलेंगे जंक्शन। नहीं समझ आ रहा आपके? जंक्शन शब्द का अर्थ सब सुना नहीं कभी पहले आपने? जंक्शन, रेलवे जंक्शन सुना? यस सर। तो रेलवे इसका नाम रेलवे जंक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि उस जगह पर क्या एक ही जगह या एक ही जिले की गाड़ी आती है क्या? नहीं, वहां पर कई राज्यों की, कई जिलों की गाड़ियां आती और जाती है। आती है ना? और गाड़ी आने जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म खड़ी हुई होगी, तो एक गाड़ी आएगी, एक जाएगी, एक आएगी और जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? और रेलवे जंक्शन क्या करते हैं बच्चों? जयपुर को अजमेर से और सीकर से, हरियाणा से, पंजाब से जोड़ते हैं क्या? हाँ, क्योंकि गाड़ियां आती और जाती है। ओके, हाँ, तो अब आपके बच्चों समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं इसमें आगे ज्यादा नहीं करता हूं। अब अगले बच्चों, अब हम लोग चालू कर रहे हैं, अब कोशिका के, अब सीधा हम चालू करेंगे बच्चों सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स यानी आप जानते हैं कि कोशिका में कोशिका, और आपको मैंने बहुत पहले बता दिया कि कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वे स्वयं भी कोशिका में अपनी अपनी झिल्लियों से घिरे होते हैं। बताया था ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी से, लवक दोहरी से, गोल्जी काय, अंडोदर जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका होते हैं ना। तो ये सभी कोशिकांग क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं ये? अंत, अगर बात हम कर सकते हैं इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे अंत झिल्ली कोशिका। ऐसी कोशिकांग जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा अन्य झिल्लियों से भी घिरे होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो तो पूरी कोशिका को कवर करती है ना, लेकिन कोशिकांग एक वो है जिन पर अपनी खुद का आवरण पाया जाता है। तो क्या देगा कि कोशिका में प्रत्येक कोशिकांग दो आवरण से घिरा हुआ, एक तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन तो वही भाई। आप इसको देखो, ये अगर सेल है, देखो ये, और ये अगर मैंने बोला ये कौन है बच्चों? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर अपनी झिल्ली तो है, देखो ये तो अपनी है, इसके अलावा ये भी तो है। तो ये झिल्ली क्या करती है? इन सभी को कवर करती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को भी, केंद्र को भी, लाइसोम को, सबको कवर कर रही, सबको। ओके, लेकिन सभी कोशिकांगों में अपनी अपनी झिल्लियां भी होती है क्या? हाँ, और वो मैंने आपको बताया था कि सारा कोशिकांगों में तीन प्रकार बांटा था। दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग, इकाई झिल्ली से घिरे हुए और नग्न, याद है? और नग्न कोशिकांग में नाम मैंने बताया राइबोसोम और केंद्रिका, याद है आपको? याद होगा। और साइटोस्केलेटन यानी कोशिका के, यानी सूक्ष्म तंतु या पिंजर, बताया था मैंने आपको। चलो, तो हम एक एक कोशिकांग को चालू करते हैं। आज हम चालू करें बच्चों, सबसे पहले आपका टाइम हो रहा है, आज का कोशिका हम चालू कर लेते हैं। ईआर, अंतःजालिका, अंत प्रद्रव्य जालिका। और इसका वैसे नाम क्या होता बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो ये जो कोशिका ईआर की बात हम करें, ईआर सभी, यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये तो आपको मालूम होगा। सभी यूकैरियोटिक का अर्थ क्या हो गए बच्चों? सभी का जानते हो ना, एनिमल में और प्लांट में सभी पाया जाता है। दूसरा, लेकिन ये किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में। किसमें? आरबीसी। याद करो, आरबीसी वो कोशिका बच्चों जो यूकैरियोटिक तो है, लेकिन उसमें कोई भी कोशिका नहीं है। ठीक है, तो ये आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बच्चों ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। बच्चों लिख रहे हो ना मेरे साथ? लिख रहे हो ना? सब लिख रहे हो ना? यानी ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है,
लेकिन आरबीसी कोशिका को छोड़कर, ठीक है। ओके, और प्रोकैरियोट होता ही नहीं, सब जानते हैं। अच्छा, इसे हम जानते हैं, ये तुम जान। अब देखो, इसका खोज करता यानी इसका फादर बोलेंगे, फादर, या क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्कवर्ड। हु डिस्कवर्ड, यानी यू कह सकते हैं हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसने देखा, तो हम जानते हैं पोर्टर। इसका खोज करता कौन बच्चों, पोर्टर। ठीक है, पोर्टर और एटल्स। एटल्स का अर्थ होता है बच्चों साथी। इसके कुछ साथी, जैसे कई काम आप लोग मिलके करते हो ना, तो एक आदमी तो होता है, मुख्य होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, एटल साथी होते हैं। तो पोर्टर ने इसको देखा, ठीक है। और ये कोशिका में, ये भी जानते हो बच्चों, ये जो होती है ईआर होता कैसे, जो कैसे, देखो ये आप लोगों की, ये कौन है बच्चों, ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। और ये कौन बच्चों, ये अगर बात हम करें, ये कौन है, न्यूक्लियस, ऐसा। और न्यूक्लियस अगर है तो ये कौन हुई, न्यूक्लियस झिल्ली, यानी केंद्र झिल्ली हुई ना, अरे केंद्र झिल्ली हुई ना। और केंद्र झिल्ली हम जानते, केंद्र झिल्ली, हालांकि मैं पहले बता दिया था कि केंद्र झिल्ली ऐसे होती है। अब बात आती है कि जो ईआर होता है, अंतःप्रद्रव जाली, जो नाम यार अंतःप्रद्रव जाली का, ये होती क्या बच्चों, कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली के बीच पाई जाती है। तो देखो ये तो कौन है, केंद्र झिल्ली, और ये कौन है, कोशिका झिल्ली। तो इन दोनों के बीच ऐसे पाई जाती है। बताया था मैंने आपको, यानी क्या कर रही है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को क्या कर रही है, जोड़ रही है, राइट। और कोशिका में क्या बना रही है, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली कैसी संरचना है बच्चों, अंतःप्रद्रव, यानी कोशिका के जीवद्रव्य में पाई जाने वाली एक जाल है, क्या है बच्चों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अंतःप्रद्रव जालिका। सुन रहे हो क्या, इसका नाम अंतःप्रद्रव जालिका क्यों पड़ा, क्योंकि ये कोशिका में किसकी तरह पाई जाती है, जाल, रेटिकुलम। ओके, और क्या करती है, बताओ ये क्या कर रही है, बताओ देखें, ये बच्चों कहां पाई जाती है, केंद्र झिल्ली को किससे कनेक्ट करती है, कोशिका झिल्ली से। सिंपल सी बात है, यानी केंद्र झिल्ली कौन हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये कौन हुई, सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अभी क्या काम करें बताओ देखें, कोशिका में केंद्रक से बच्चों जो पदार्थ, जो ये पदार्थ एक्चुअली बताओ इस समय क्या, कोशिका कहां पर है, बाहर है। इस पदार्थ को जब सेल अंदर ले लेगी ना, तो इस पदार्थ को, इस बाह्य पदार्थ को ये अंदर जाएगा, क्या करेगी बच्चों, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से केंद्र तक के ये क्या प्रदान करें, यहां पर मार्ग प्रदान करें। यानी ये पदार्थों को कोशिका के बाहर से केंद्रक तक और केंद्रक से कोशिका के बाहर तक आने जाने के लिए क्या प्रदान करती है, पाथ, मतलब मार्ग प्रोवाइड करवाती है। समझ आ रहा है। और ये कोशिका के अंदर अगर बात हम करें, तो कोशिका में बच्चों देखो एक बार प्रकाश क्या बना रही है, कोशिका का क्या बना रही है बच्चों, ये स्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में कंकाल होता है ना, हड्डियों से उपाधि बना हुआ, वैसी कोशिका में कंकाल का काम कौन कर रही है, अंतःप्रद्रव जालिका। चलो बच्चों आपकी क्लास चालू होने वाली है, देखो अगली क्लास चालू होने वाली है, 5 मिनट और बचे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लीव कर रहा हूं। अब देख एक काम करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ ये ईआर, पूरा नहीं हुआ, ठीक, कल हम बात करें। अब आप क्या करोगे, देखो कल आप ईआर, लाइसोसोम और रिक्तिका, ये 3 पढ़ जाओ, ताकि मैं आपको कल आराम से समझा दूं, ठीक है। ईआर नामक कोशिकांग 2 प्रकार के होते हैं, मैंने कल पहले बता दिया था। एक तो कौन सा, रफ ईआर, और एक बताया था स्मूथ ईआर, याद आ गया ना आपको, रफ खुरदरा और चिकना। तो ये 2 प्रकार ईआर होते हैं, बताया था। और इस पर क्या बात हैं, राइबोसोम अगर है तो रफ, और नहीं है तो स्मूथ, ये तो बात होगी थी। और ईआर का मेन काम क्या है, ईआर का मेन काम क्या है, कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक पदार्थों के आने जाने के लिए मार्ग बनाना, कोशिका के लिए कंकाल बनाना, और कोशिका में पदार्थों के परिवहन या स्राव के लिए क्या बनाना, मार्ग बनाना, और प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना। किसका बच्चों, प्रोटीन और वसा का और विटामिनों का संश्लेषण करना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो और अंतःप्रद्रव जालिका में 3 भाग होते हैं, अंतःप्रद्रव जालिका में 3 भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं सुन लो, सिस्टर्नी, वेजल्स और ट्यूबल्स। यानी सिस्टर्नी,
वेरी